नमस्कार, आदाब। मैं हूं अरशद बीसर और आप देख रहे हैं मेवात आज तक पर लाइव डिबेट। तो आज इस डिबेट में हम बात करेंगे कोरोना महामारी को लेकर के कि मेवात में किस तरीके से कोरोना महामारी का प्रकोप जारी रहा या फिर इस वक्त जो हालात है वो मेवात के कैसे हैं। तो फिलहाल मेरे साथ में मेवात इलाके से काफी अच्छे और बेहतरीन समाज सेवक जुड़ चुके हैं, जिनमें मैं सबसे पहले बातचीत करना चाहता हूँ रमजान सर, हम जानना चाहते हैं आपसे कि जब पहली लहर कोरोना महामारी की आई थी तो उस टाइम जो है जो बुजुर्ग लोग थे उन पर अटैक एकदम से किया था उन्होंने। तो दूसरी जब लहर आई थी, क्या आपने सोचा था कि दूसरी लहर आएगी, किस तरीके से आएगी, क्या सोचा था? लेकिन जैसे जैसे हमारे देश में खासतौर पर शहरों में जब इसका प्रकोप बढ़ा तो मेवात के लोग इसको उस वक्त मजाक समझते थे कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पहली लहर में जिस तरह से जो बड़े नुकसान हुए थे मेवात उससे काफी हद तक बच गया था। लेकिन इस बार जिस तरह का एहसास पूरे देश ने किया उसी तरह से मेवात में भी लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि नहीं भाई कोई बीमारी तो है। चूंकि यहाँ अनपढ़ता है अरशद भाई, तो उस तरह से लोगों को एक नई चीज को, नई बीमारी को, नया कुछ नया होगा तो उसको समझने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। उसको देखते हुए इस बीमारी के लक्षणों को, इसके जो नुकसानात है उनको, या उससे क्या कुछ हो सकता था, कितना वो घातक हो सकता था, उस चीजों को समझने में इनको वक्त लगा। और आज भी मैं समझता हूँ कि उस तरह से सीरियस आज भी नहीं है, लेकिन इस बार इतना जरूर है कि इस बीमारी का एहसास मेवात वासियों को बीमारी ने करा दिया था। और लोग जिनमें आलिम हजरात और जो बुद्धिजीवी वर्ग और पढ़े लिखे लोग और गांव के जो समझदार लोग हैं उन्होंने इसको माना कि भाई बीमारी है, बच के रहना है, इसका कोई प्रॉपर इलाज भी कराना है। और जो सहूलतें सरकार दे रही है उनसे हमें वाबिस्ता होकर, आशना होकर हमें अपने इलाके को भी बचाना है और देश को भी बचाना है और इस बीमारी से बचकर रहना है। ऐसा एहसास अब की बार हुआ है। और इसमें ये बात सही है कि जो शुगर के पेशेंट थे, बुजुर्ग थे और उस तरह के जो जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी वो लोग इसकी चपेट में आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। रमजान सर, आप बताइए, मेवात इलाके की जो जनता है अक्सर ऐसा देखने को मिला कि वो कहते हैं कि कोरोना का यहाँ पर कोई असर नहीं है। तो क्या आपको पता है कि दूसरी लहर में मेवात में कोरोना महामारी से कितनी मौतें हुई हैं? देखिए, मैं एक बात मोटे तौर पर जो सरकारी आंकड़ा है उसका तो अभी एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम 1000 लोगों में अगर महीने में 3 मौत होती है और अगर उसकी बजाय अगर 1000 लोगों में 20 लोग मौत होती हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि वो 6 गुना मौत हुई। तो इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि जो औसत रेशो था मृत्यु का, उससे अगर 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना कहीं मौतें हो रही हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि वो मौतें जरूर कोरोना से हुई होंगी। ऐसा हमारा अभी अनुमान है। तो कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है और हमारे पास कोई ऐसा सर्वे भी नहीं है कि जिसके बिहाफ पे हम एग्जैक्ट कह दें कि इतनी मौतें हुई हैं। लेकिन 6 से 8 गुना, 10 गुना गाँव में मौतें हुई हैं, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इस कोरोना की बीमारी की वजह से। देखिए, सरकारी आंकड़ा जिला प्रशासन के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि मेवात में दूसरी लहर में लगभग 125 के करीब मौतें हुई हैं जो कोरोना महामारी से मारे गए लोग। लेकिन अरशद भाई, मैं इसे इत्मीनान इत्तेफाक नहीं रखता, चूंकि 125 जो सरकार ने आंकड़ा दिखाया है, मैं ये कहता हूं कि हमारा एक छोटा सा गांव है जिसमें तकरीबन 600-700 वोटें हैं और उसमें भी अगर 5 मौतें, आकस्मिक मौतें 5 कोरोना से हुई हैं जिनका सरकार में एक भी आंकड़ा दर्ज नहीं है। इसी तरह से तमाम दूसरे गांव होंगे जो सरकारी रिकॉर्ड तक पहुंचे ही नहीं है, तो हम उनको सरकारी आंकड़ों में कैसे शामिल करेंगे? तो मैं इसलिए कहता हूं कि जो सरकारी आंकड़ा है उससे 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना तक मौतें मेवात में हुई हैं। मैं इससे कहीं भी इनकार नहीं कर सकता। सरकारी आंकड़ा एक अलग चीज है, लेकिन जो एक्चुअल में मौतें हुई हैं वो कुछ बहुत ज्यादा है उस आंकड़े से। जी, विदेशी मीडिया की माने, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की माने तो वो कुछ इस तरह बता रहे हैं कि कम से कम 40 लाख लोग जो दुनिया भर में दूसरी लहर में कोरोना महामारी से मारे गए हैं। लेकिन तीसरी जो लहर आने वाली है उसकी कैसी तैयारी मेवात इलाके में चल रही है? मेवात इलाके की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा इलाका थोड़ा पिछड़ा है, यहाँ पर जो है हॉस्पिटल बहुत कम है, लोगों में थोड़ी जागरूकता कम है। देखिए, तैयारियां प्रशासन
दावा करता है कि बहुत तैयारियां हैं, की गई हैं, लेकिन हम कुछ तैयारियों का इस तरह से जायजा ले सकते हैं या उनको तैयारी मान सकते हैं कि तकरीबन 100 से ज्यादा वेंटिलेटर पीएम केयर से नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में आए थे, अस्पताल में आए थे। उनमें से आज भी 36 वेंटिलेटर फंक्शनिंग है, यानी काम कर रहे हैं। हमने जब मेडिकल की जो डायरेक्टर थी, उस वक्त तत्कालीन डायरेक्टर थी संगीता, डॉक्टर संगीता जी, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मल्टी पैरा मॉनिटर्स नहीं है, जिनकी कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए है, वो अभी तक सरकार ने नहीं दिए, जिसकी वजह से 60-70 जो वेंटिलेटर हैं अभी स्टॉक में रखे हुए हैं। तो आप देखिएगा कि 1 साल हो गए उन वेंटिलेटर को यहाँ स्टॉक में रखे हुए। सिर्फ एक 50,000 से 1 लाख तक का जो एक इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, उसकी वजह से वो वहां पर नहीं हो पाए हैं, जिसका फायदा लोगों को नहीं मिल रहा है। अब मैं ये कहूं, इसी एक का एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूं कि अभी तक वो एस्टेब्लिश इंस्टॉल नहीं हुए, तो इस तैयारियों का जायजा आप ले सकते हैं। दूसरी बात, फंगस का यहाँ पर एक वार्ड बनाया हुआ है जिसमें तकरीबन 40 पेशेंट हैं आज। अभी तक जबकि एक फंगस के मरीज को हर रोज 5 इंजेक्शन देने होते हैं और 5 इंजेक्शन वो तकरीबन 6 और 7 हफ्ता देने होते हैं, ऐसा डॉक्टरों का कहना है और सब जगह ये उपचार लिखा हुआ है। लेकिन आप देखिए कि एक मरीज को एक दिन में 1 इंजेक्शन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो क्या ये तैयारियां, इस सारी पोल को, सारी चीजों का जायजा लेकर हम ये नहीं कह सकते कि क्या तैयारियां हो सकती हैं जब ऐसे हालात? हमारे यहाँ 90 दिन हो गए दूसरी लहर को चलते चलते, लेकिन अभी ये ढलान पे नहीं है दूसरी लहर ही, और तीसरी लहर की तैयारी तब करें, पहले दूसरी से ही नहीं उलझे हुए हैं हम। और तीसरी लहर का ये असर है सबसे पहले कि बच्चों में आनी है। बच्चे तो ना तो अस्पताल जा सकते हैं अपने आप, ना ही बीमारी को इतना सीरियस ले सकते हैं। उनके लिए प्रशासन क्या तैयारी कर रहा है, भारत देश क्या तैयारी कर रहा है? सारे जो लोग हैं, अभी एक वैक्सीन आई है वर्ल्ड में, आप जिला प्रशासन से, हरियाणा गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं बच्चों को लेकर? जिला प्रशासन का मामला नहीं है ये, जिला प्रशासन का मामला नहीं है, ये भारत देश का मामला है। इरशाद भाई, एक सवाल हमारा ये है आपसे कि आप बताइए हमें कि मेवात में कौन तौर पर जो जनता है वो क्या मान रही है, कोरोना महामारी को है या फिर नहीं है? काफी लोग, अपने यार दोस्त काफी मरे हुए हैं, इसमें तो मना करने का कोई चांस ही नहीं है सर। अभी आरिफ टाई हैं, एडवोकेट मौसिम जी हैं, बिल्कुल साथ के थे, वो दोनों लोग इसी बीमारी से मरे हुए हैं। मना करने का कोई चांस ही पैदा नहीं होता है। शुक्रवार से जो हमारे जज साहब की भी डेथ हुई थी, मालीखड़ा हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की मौत हो चुकी है। सवाल तो एक आम जो जनता है उसका सवाल तो ये भी है कि वो कहते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो अमीरों का इलाज तो करते हैं, गरीबों को जाते ही हॉस्पिटलों मार देते हैं। देखिए, कोई भी डॉक्टर जो है वो डॉक्टर बना इसलिए क्योंकि उसको जान बचानी है, और उसका अपना घर वाला भी, आपको यकीन आए ना आए, मतलब, और खुद आप देखिए अस्पताल में अभी कल एक मौत हुई है, एक हमारे डॉक्टर हैं, बहुत काबिल डॉक्टर, उनकी मौत हो गई। और लगभग हर रोज एक कोई ना किसी ना किसी रिश्तेदार या फिर डॉक्टरों के खुद के मौत की खबर आ रही है। तो अगर वो लोगों को मार रहे होते तो वो खुद कैसे मर जाते? खुद तो बच ही जाते ना। खुद को तो आदमी बचाएगा, चलो दूसरे को मारेगा, लेकिन खुद को तो बचाएगा। देखिए, डॉक्टरों की मौत ये इस बात का सबूत है कि वो इतना थक चुके हैं लोगों का इलाज करते करते, और वो खुद, उनके अंदर बीमारी आ गई। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी को मारेंगे। जो हमारा जो अलाफिया हॉस्पिटल है उसमें ऑलरेडी जो व्यवस्थाएं थी, आपको शायद पता होगा, वहां पे वेंटिलेटर वगैरह लगाए जा रहे हैं, और जो पाइप्ड गैस होता है, एक पाइप लगा देते हैं और वो जैसे वो पाइप से जो है वो ऑक्सीजन आती है, उसका इंतजाम भी अलाफिया में किया जा रहा है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हॉस्पिटलों में की जा रही हैं, लेकिन इनका फायदा देखिए तभी होगा जबकि मेवाती लोग जागृत होंगे। इस बात को आप ध्यान रखिए, गुड़गांव में मेडिकल कॉलेज नहीं है, मैं गुड़गांव में रहती हूँ, आपके मेवात में मेडिकल कॉलेज है, नल्हड़ मेडिकल कॉलेज। अब आप ये बताइए कि जो आदमी गुड़गांव में बीमार होता है वो कहाँ जा रहा है इलाज कराने? या तो दिल्ली जाएगा, दिल्ली में जगह नहीं है, दिल्ली भर चुका है। लेकिन अब गुड़गांव वाला कहाँ जा रहा है? नल्हड़ जा रहा है। तो मतलब नल्हड़ की व्यवस्थाएं जरूर अच्छी होंगी तभी तो वो नल्हड़ जा रहा है, नहीं तो वो कहीं और चला जाए, फरीदाबाद चला जाए, कहीं और चला जाए। तो हमें अभी जरूरत इस बात की है कि मेवात अपनी व्यवस्थाओं का उपयोग करना सीखे, इस अंधविश्वास से निकले कि अस्पताल उनको मार रहा है।
देखिए अस्पताल में अगर मरी हालत में पहुंचेंगे, पहले 4 दिन 5 दिन ये सवाल मैं 1 मिनट रोकना चाहता हूँ। ये सवाल केवल मेवात की जनता नहीं, पूरे देश की जनता के सवाल है। जो ये डॉक्टरों पर डाउट किया जाता है, ये पूरे देश की जनता करती है, केवल मेवात का नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि मेरे खुद के भाई को कोरोना हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि वो अलाफिया हॉस्पिटल में भर्ती थे, वहां से बिल्कुल सही होके बाहर निकले हैं। और हमारे जो डॉक्टरों के आप अगर ये बोले कि डॉक्टरों के रिलेटिव खुद इन अलाफिया हॉस्पिटल में और नल्लड़ हॉस्पिटल में भर्ती होके बाहर आए हैं, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं होता जो कि मरीजों को मारे। देख, जागरूक होता है, वो क्या करता है, बीमारी के शुरू में हॉस्पिटल जाता है, ठीक है। बीमारी अब जैसे मान लीजिए आप खेत है, अब खेत में जैसी बीमारी लगती है उससे पहले आप दवाई डालते हैं ना, कि आप बीमारी लगने का इंतजार करते हैं कि भाई पूरे में बीमारी फैल जाए, फिर आप छिड़काव करेंगे। आप छिड़काव पहले कर देते हैं, जब आपको मालूम होता है उससे पहले छिड़काव करते हैं। देखिए बीमारी के साथ भी ऐसे ही, अगर आपको मालूम पड़ जाए कि भाई मेरे को ये बीमारी, अब जैसे मान लीजिए खांसी सर्दी जुकाम आया, आप उसी समय हॉस्पिटल जाएं। ये मत वेट करिए कि भाई मैं 4 दिन तो मैं इधर उधर से उल्टी सीधी दवाएं ले लूं, मेरे पड़ोसी ने अगर कुछ खा लिया तो मैं भी उससे पूछ के खा लूं। फिर क्या होता है, आपकी तबीयत बिगड़ गई, अब आपकी बीमारी पूरे शरीर में फैल चुकी है। अब उसमें डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर उतना ही कर सकता है जितना कि उस दवाइयां कर सकती हैं, और दवाइयां हर शरीर के ऊपर अलग अलग तरीके से व्यवहार करती हैं। कोई कमजोर है उसके ऊपर बहुत धीरे करेंगी, कोई बिल्कुल बूढ़ा है उसके ऊपर करेंगी ही नहीं। तो दवाई तो सबको दी जाती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितने सही समय पे पहुंचे। दूसरा, आपकी उम्र क्या है। अगर कोई बूढ़ा आदमी है, कमजोर आदमी है, तो उसकी मौत होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वो देखिए उसकी इम्यूनिटी तो बहुत कम हो चुकी है ना। जो ये हरियाणा सरकार ने 18,000, 13,000, 25,000 तो ये बेड चार्ज किया हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो पुराना में भी है 3-4 हॉस्पिटल, नूह में भी है प्राइवेट हॉस्पिटल। इनको स्पेशल कह के डीसी साहब से या इनका चार्ज कम नहीं किया जा सकता कि ऐसा है जैसे हर किसी को तो सरकारी में वो सुविधा नहीं मिल पाएगी जैसा हम लोग चाहते हैं। प्राइवेट में सुविधा भी अच्छी है, केयर टेकर भी अच्छे होते हैं, उनके इस रेंट को कम किया जा सके किसी तरीका से, या फिर सरकार राहत कोष से काफी पैसा होता है सरकार के पास, उससे उनको भरपूर पूर्ति करने की कोशिश की जा सके। देखिए 2 चीजें जो है इंडिया में, भारत में बहुत गड़बड़ हुई हैं। पहला तो स्वास्थ्य व्यवस्था और दूसरा शिक्षा। ये दोनों प्राइवेट नहीं होनी चाहिए। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। ये अगर आप प्राइवेट करेंगे तो ये धंधा बन जाएगा। तो शिक्षा और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सबके लिए समान होनी चाहिए, उसमें अमीर गरीब का भेद नहीं होना चाहिए, और वो तभी भेद मिटेगा जबकि वो सरकारी होंगी। आप ये देखिए कि जो सरकारी हॉस्पिटल थे उन्हीं ने लोगों की जान बचाई है, इस बात को आप याद रखिएगा। सरकारी हॉस्पिटल खुले हुए थे, प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हो गए थे। गुड़गांव में एक बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने एक हमारे राजदूत थे जो कि रिटायर हो गए थे, उनकी मौत हो गई। 5 घंटे वो पार्किंग में खड़े हुए थे, पार्किंग में खड़े खड़े मौत हो गई। हॉस्पिटल में जगह नहीं थी। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आपके अलाफिया हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी सीएमओ साहब ने उन मरीजों को कहा कि ठीक है, मैं मेरे रिस्क पे लेता हूँ। देखिए अलाफिया जो है वो कोविड हॉस्पिटल नहीं था, लेकिन वहां पे लोगों को लिया गया। 90 से नीचे जिनकी ऑक्सीजन थी उनको भी रखा गया। तो इस बात को हमें याद रखना पड़ेगा कोरोना में, और ये हमें सबक लेना पड़ेगा कि हम सब मिल करके सरकारी व्यवस्थाओं के लिए लड़ें, ना कि हम ये बोले कि हमें प्राइवेट में छूट दे दो। सरकारी जो डॉक्टर थे उनके तो एक एक्ट लागू था। वो एक्ट ये था कि आप काम करने से मना नहीं कर सकते, आप छुट्टी नहीं ले सकते। इतने दिनों में डॉक्टरों ने छुट्टी नहीं ली, वो घर पे नहीं बैठे, उन्होंने लगातार काम किया। इन लोगों ने, सरकारी डॉक्टरों ने, प्राइवेट डॉक्टरों के ऊपर ये नियम कानून लागू नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं विदेश में भी रही हूँ, तो वहां पे जो व्यवस्थाएं, देखिए अमेरिका में सब कुछ प्राइवेट है, वहां पर लोगों को बहुत मुश्किलें हैं। वहां के लोग इंडिया का सिस्टम स्टडी करने आते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। वहां पर सारी व्यवस्थाएं सरकारी हैं और वहां व्यवस्थाएं अच्छी चलती हैं, क्योंकि गरीब और अमीर का भेद नहीं होता। मौलाना साहब अपनी बात रखिए। कोरोना महामारी को लेकर किस तरीके की तैयारी है? अब तीसरी लहर आने वाली है। इलाका मेवात में ये कहा भी जाता है और ये असल भी है कि उलमा का एक अहमी किरदार और एक अलग ही रोल होता है। और मैंने पूरी कोशिश करी है हर तरीके से
अपने इलाके गांव को नहीं, महल्ले को नहीं, बल्कि इलाके लेवल पर लोगों को जागरूक भी किया है और समझाया भी है। और खास तौर से उलामा के जहन को इस चीज पर बनाया था कि बहुत से साथी ये सोचते थे कि भाई कोविड कोई बीमारी नहीं है, कोरोना कोई बीमारी नहीं है, और जंगलों में काम करने वाले होते हैं जो उनकी बीमारी होती नहीं है, मेहनती लोग हैं, हमारे कहाँ बीमारी हो सकती है। हमने लोगों को जागरूक किया और समझाया। और ऐसा नहीं है, जब से कोरोना की पहली लहर चली है उसी दिन से हम लोगों को जागरूक करते रहे हैं, और अल्लाह का फजल है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि आज भी इलाका मेवात में सबसे कम कोविड के मरीज हैं, और पहले भी सबसे पहले हमारा इलाका कोविड से मुक्त हुआ था, अब भी इंशाल्लाह सबसे पहले मुक्त होगा। और इसके लिए हम अपने अपने जो मस्जिदों में जुमे की नमाज होती है अभी दूरी बनाकर जैसे अदा करते हैं, और मैं कहता हूँ मस्जिदों में बल्कि गाइडलाइन भी इस चीज की जारी कर रखी है मस्जिदों में कि भाई इस तरीके के ऐलान जारी करें कि भाई आप दूरी बनाए रखें और लोगों को समझाएं। हमारे साथ और नौजवान साथी फासिद भाई से निवेदन करना चाहता हूँ, वो अपनी बात रखिए। जी, मैं घासेड़ा गांव से ताल्लुक रखता हूँ और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए कर रहा हूँ लिटरेचर के अंदर। जी, मैं पिछले 4-5 महीने से गांव में ही हूँ और यहाँ मतलब देख रहा हूँ लोगों के अंदर वो चीज बिल्कुल भी एक अभी आप कह रहे थे ना कि मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग का, मेरे ख्याल से ये सब बस एक आप कह रहे हैं कि इस तरीके से इसका पालन किया जा रहा है, लेकिन आप जमीनी लेवल पर देखेंगे तो लोगों के अंदर वो अवेयरनेस नहीं है। अब चूंकि तीसरी लहर जो ये आ रही है और इसका मतलब चांस है कि अगर लोग इस दूसरी लहर को सही मायने में नहीं लेके चले और इसको अच्छे से नहीं समझा गया तो तीसरी लहर में बहुत बड़ा नुकसान हम लोग उठाएंगे। और क्योंकि जो हमारे डॉक्टर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि तीसरी लहर बच्चों में आएगी, क्योंकि ये लोग अपनी मीडिया के थ्रू तो कुछ दिखा नहीं रहे, बाकी जो बाहर की इंटरनेशनल मीडिया उनको वो सब सारी चीजों को हकीकत में देख रहे हैं और परख रहे हैं। मतलब 35 से 40 लाख लोगों का दूसरी वे जो ये आई है इसमें एकदम से चले जाना ये बहुत बड़ा एक मसला है। कोविड इसलिए हुआ क्योंकि ये हमारी प्राथमिकता बन गई, क्योंकि हम सारे काम को भी स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ काम हम तभी कर सकते हैं जब हम जिंदा रहेंगे। और तीसरी लहर आएगी तो इसके लिए मैं बस आपके इस चैनल से आपके जरिए से बस लोगों से गुजारिश करूंगा कि भाई, और मैं मेवाती में ही कहूंगा कि अजीजों ये बहुत ज्यादा हमको नुकसान उठाना पड़ जाएगा अगर हम इसके तई फिक्रमंद ना हुए। तो बस आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि आप तमाम लोग समय और गाइडलाइंस का पालन करिए और मास्क वगैरह का इस्तेमाल करिए। हर गांव में जा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं वैक्सीनेशन के प्रति और मास्क का वितरण कर रहे हैं। अपनी बहन बेटियों को भी हमने घर में जा जाकर जो है समझाया है, उनको जागरूक किया है। तो नहीं है, एक महामारी है, कभी भी झटका लग सकता है, कभी भी आ सकता है। फिर एक नए प्रोग्राम के साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया दोस्तों। यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।